हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। हमने पिछले क्लासेस में ज्यूरिस्प्रूडेंस जब हम बात करते हैं तो पिछले क्लास में मैंने स्कोप को पढ़ा और उसके जो इंट्रोडक्शन वगैरह थे और जो अलग अलग हमने चर्चा की कि कितने मतलब इसमें स्कूल्स हैं। तो हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था कि एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल और इथिकल स्कूल, अलग अलग जो भी मतलब इसमें विचारधाराएं थी उसके बारे में हमने एक शॉर्ट में पढ़ा था। तो हम सबसे जुड़ा एक सबसे इसमें बहुत से ऐसे सोशियोलॉजिकल स्कूल मतलब आगे बहुत से ऐसी विचारधाराएं हैं जो कि हमें पढ़ना है इसमें। तो आज हम चर्चा करेंगे इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में, यानी प्राकृतिक विधिक शाखा के बारे में। आप नोट करते चलिए जिनको आवश्यकता हो। जो नेचुरल लॉ स्कूल अपने आप में ये समझ सकते हैं कि जो नेचुरल लॉ स्कूल है अपने आप में किससे डिनोट कर रहा है, मतलब प्राकृतिक की ओर हमें इंगित कर रहा है, मतलब प्रकृति की ओर। यानी जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम क्या होते हैं? प्राकृतिक नियम वे नियम है जो सिंपल समझते हैं जिसपे कोई मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी मनुष्य उसका ना निर्माण करता है, ना उसका विध्वंस करता है, ना उसमें कोई सुधार कर सकता है। या यानी वो कि हमारे किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बना, बल्कि वो स्वभावता है, ऑलरेडी पहले से यहाँ पे है, वो नेचुरली मतलब प्राकृतिक तरीके से है। और जो इस विचारधारा की जो सर्वप्रथम जब हम उदय की बात करेंगे, ओरिजिन ऑफ, तो इसका ओरिजिन की जब हम बात करते हैं उदय का, तो ये इसका उदय कहाँ होता है? यूनान में हुआ। जब इस विचारधारा की बात करेंगे तो इसके जो अन्य नाम इसको आप नोट कर सकते हैं, जैसे इसको नैसर्गिक विधि भी कहते हैं, नैसर्गिक शाखा, सर्वलौकिक विधि यानी यूनिवर्सल लॉ, जिसे हम सार्वभौमिक विधि भी बोलते हैं। अब यूनिवर्सल लॉ मतलब होता है सार्वभौमिक विधि, मतलब जो कि हमेशा बने रहने वाला है। जैसे हम किसी चीज को कहते हैं ना कि क्या क्या सार्वभौमिक, कोई ऐसा चीज जो सार्वभौमिक है, जैसे चंद्रमा हुआ, सूर्य हुआ, ये क्या है? सार्वभौमिक है। ये हमेशा बने मतलब बने रहने वाली चीज, नष्ट होने वाली चीज, मतलब बना मतलब हमेशा बना हुआ है। डेली आप देखते हैं सूर्य डेली उदय होता है, ये सार्वभौमिक है। तो वैसे ही और बाकी चीजें नष्ट होती बनती है, लेकिन कुछ चीजें सार्वभौमिक होती है। तो ऐसे नेचुरल लॉ जो होते हैं वो क्या है? सार्वभौमिक होते हैं, स्वभावतः होते हैं। इसको ईश्वरी विधि भी बोलते हैं, मतलब लॉ ऑफ गॉड बोलते हैं, और या शाश्वत विधि बोलते हैं इसको। शाश्वत विधि की इंग्लिश है इटर्नल लॉ। मानवता की विधि, लॉ ऑफ ह्यूमन ह्यूमन या मैनकाइंड, या मतलब है यस, मानवता की विधि यानी लॉ ऑफ मैनकाइंड। एवं विवेक की विधि, लॉ ऑफ रीजन। और नीति शास्त्री मीमांसा शाखा, जैसे इसको इथिकल या मेटाफिजिकल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नीति शास्त्रीय या तत्व मीमांसीय शाखा। जो इस शाखा के प्रमुख चिंतक हैं, आप नोट कर सकते हैं, जो इसके प्रमुख चिंतक हैं वो हैं हॉब्स, जॉन लॉक, जिग जैंग रूसो, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रूसो, और हीगल, इमैनुअल कांट, ह्यूगो ग्रोशियस, टॉमस एक्विनास, स्पिनोज एंड प्यूफेंडॉफ। ये इनके प्रमुख जो हैं, क्या है, चिंतक हैं इनके। तो जैसे जितने भी हमने विचारों का नाम लिया, यही मतलब आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो वो यही विचारधारा, मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस सीरियस आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस जुड़ा हुआ, मतलब इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो यही थिंकर्स मिलते हैं। जब ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ेंगे हम तो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की विधि की बात करता है, अब विधि कौन बनाता है? पार्लियामेंट, मतलब पॉलिटिक्स में बैठे हुए, पॉलिटिक्स के अंदर जो पार्लियामेंट चलती है, पॉलिटिकल साइंस मतलब बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर क्या आती है? जो हमारे नेता आते हैं, विधायिका आती है, तो उसके अंदर जो हमारे नेता विधायिका, यही उसके अंदर हमारे यहाँ कानून का निर्माण होता है। तो इसका अपना में एक घनिष्ठ संबंध है जिसको हम स्वीकार करते हैं, इसको हम नकार नहीं सकते। और जो इसका प्राकृतिक विधि का जो मूल केंद्रीय विषय है, मैंने पहले बताया कि यह जो क्या है कि यह एक जो स्वाभाविक है, इसका एक अपना तर्क यह है कि जो स्वाभाविक है वो होना चाहिए। और हम बात करेंगे, देखिए कि इसके जो मुख्य लक्षण क्या है, मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है, मुख्य विशेषता क्या है नेचुरल लॉ की। तो पहले तो आप ये जानिए, पहला जो सबसे पहली विशेषता, इसको आप नोट करते चलिए कि प्राकृतिक विधि का न तो इसका निर्माण होता है, नोट कर लीजिए, प्राकृतिक विधि का न तो निर्माण होता है, न सुधार होता है, न इसमें कोई परिवर्तन होता है। ये जैसे मतलब स्वभावतः जैसे वैसे ही रहता है। इससे मतलब मनुष्यों का हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि मनुष्य द्वारा इसमें कोई सुधार परिवर्तन नहीं किया सकता, क्योंकि यह विधि क्या है? शाश्वत। शाश्वत मतलब, शाश्वत से क्या मतलब है? इटर्नल लॉ। शाश्वत से मतलब होता है जो हमेशा बने रहने वाली। जैसे हमने हमने रिलीजन की बात करते हैं तो एक जो हमारा धर्म है सनातन, सनातन की जब बात करते हैं तो सनातन क्या कहता है? सनातन का अर्थ क्या है? शाश्वत, जो हमेशा बने रहने वाला है, जो शाश्वत है। मतलब इसके प्रारंभ कब आया, कब बनेगा इसका, या एट लास्ट मतलब कब खत्म, इसका कोई मतलब निश्चित नहीं है, यह शाश्वत है। तो ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल क्या है? एक शाश्वत विधि यानी इटर्नल लॉ है।
सेकेंड जब हम इसकी विशेषता देखते हैं तो यह इसका संबंध किससे है? न्याय से, विवेक से, नीति शास्त्र से है। इसको हम जस्टिस बोलते हैं, जस्टिस, रीजन और इथिक्स। थर्ड नोट करिए, फोर्थ, यह प्राकृतिक विधि द्वारा ही, नेचुरल लॉ के माध्यम से ही मानव अधिकार और जो हमारे मूलभूत अधिकार है जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, जो मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका जन्म हुआ है। मतलब जो ह्यूमन राइट्स है और जो फंडामेंटल राइट्स है, इनका जन्म भी हमारा किससे हुआ है? नेचुरल लॉ यानी कि प्राकृतिक विधि से ही इनका जन्म हुआ है। पांचवा नोट करिए कि इस विधि का जो मुख्य उद्देश्य है, मानव के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है। मतलब राइजिंग द पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन। और छठा यह है कि इस विधि का घोषणा जो है वो विधायिका द्वारा नहीं की जाती है। मतलब यह स्वभावता है, अपने आप है, नेचुरल है, ये शाश्वत है, सार्वभौमिक है, इसीलिए इसका मतलब इसका विधायिका से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पार्लियामेंट में बनता है। जो प्राकृतिक है उसका पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं, विधायिका से या एग्जीक्यूटिव बॉडी से इसका कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप प्राकृतिक है। इस विधि का जो तरीका प्रयोग पर आधारित नहीं है। निष्कर्ष मतलब देखिए, इस विधि का जो तरीका है, तरीका प्रयोग पर आधारित नहीं है। निष्कर्ष जो इसका कंक्लूजन होता है वो पहले से ही मतलब कि निकला मान लिया जाता है, पहले से मान लिया जाता है कि ऐसा नहीं कि हम कोई तरीका करेंगे, प्रयोग करेंगे तो उस पर बेस होगा। जिसका कंक्लूजन होगा, जैसे ये लॉ जो है वो नेचुरल प्राकृतिक है, तो इसका जो निष्कर्ष भी होगा वो भी ऑलरेडी मतलब मान लिया जाता है कि वो हो गया, मतलब निश्चित पहले से ही मतलब निकला हुआ माना जाता है कि इसका कंक्लूजन जो ऑलरेडी पहले से है। तो इसके जो हमने क्या चीज़ पढ़े, इसके लगभग 7 मुख्य विशेषताएं हैं। पहले ये कि यह इसमें कोई निर्माण, सुधार या परिवर्तन मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। सेकेंड कि यह विधि यह लिखित विधि को नहीं मानती है। नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि का संबंध किससे है? न्याय से, जस्टिस और रीजन और इथिक्स से है, यानी कि विवेक, न्याय और नीति शास्त्र से है। और यह जो हमारा चौथा ये है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स है, इसका भी जन्म किससे हुआ है? वो नेचुरल लॉ से हुआ है। पांचवा है कि इसका उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है, यानी राइजिंग द पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन। छठा है कि इस विधि की घोषणा विधायिका द्वारा नहीं की जा सकती है। इसमें जो इसके कंक्लूजन होते हैं, छठा बोलता है किसी किसी प्रयोग पर आधारित नहीं होते, बल्कि पहले से मान लिया जाता है कि इसका निकला हुआ माना जाता है। और अब इसका जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं नेचुरल लॉ की, तो इसका जो डेवलपमेंट है वो 7 पीरियड, हम 7 काल के अंतर्गत हम देखते हैं। पहला ये है यूनानी काल, जिसको हम ग्रीक पीरियड बोलते हैं, नोट करते चलिए। यूनानी काल, सेकेंड रोमन काल, रोमन पीरियड, थर्ड है ईसाई काल यानी क्रिश्चियन पीरियड। क्रिश्चियन पीरियड्स मतलब इसमें जहाँ पे मतलब पोप का यानी कि पादरियों का वर्चस्व रहा है, यानी चर्च का वर्चस्व, जो लॉ वगैरह है वो सीधे किससे रिलेटेड है, मतलब कहाँ से कमांड हो रहा है इसका? चर्च से, धर्म से। मध्यकाल यानी मिडिवल पीरियड। पांचवा है आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड। 6 है प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक विधि इन प्राकृतिक विधि 19वीं शताब्दी में। 7वां क्या है? प्राकृतिक विधि 20वीं शताब्दी। फिर से आप नोट कर लीजिए कि प्राकृतिक विधि का विकास 7 पीरियड्स के अंतर्गत हम देखते हैं। पहला है यूनानी काल, ग्रीक पीरियड। सेकेंड है रोमन काल, रोमन पीरियड। थर्ड है ईसाई काल, क्रिश्चियन पीरियड। फोर्थ है मध्यकाल, मेडिवल पीरियड। फिफ्थ है आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड। फिर सिक्स है प्राकृतिक विधि 19वीं शताब्दी में, इसका नाम है प्राकृतिक विधि 19वीं शताब्दी में, इंग्लिश में नेचुरल लॉ इन 19th सेंचुरी। और 7वां है प्राकृतिक विधि 20वीं शताब्दी में, यानी नेचुरल लॉ इन 20th सेंचुरी। तो बस हमें आज यहीं तक चर्चा करेंगे कि मतलब इसके क्या क्या मतलब हुआ। अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मतलब जो 7 पीरियड्स है, यूनानी काल, फिर चाहे स्टोइक पीरियड, चाहे फिर रोमन काल है, 7 मतलब 7 से 8, इसको हम 7-8 मतलब 8-10 तरीके से हम देख सकते हैं कि मतलब 8-10 पीरियड्स में इस तरीके से, ऐसा फिक्स नहीं, 7-8-10 पीरियड में इसको बटा हुआ है इसका जो डेवलपमेंट नेचुरल लॉ का, जिससे में हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। गृह मतलब जो मुख्य रूप से हैं यूनानी काल, स्टोइक काल, रोमन काल, जिसको अंधयुग या जो ईसाई काल है, क्रिश्चियन पीरियड, जिसमें कि चर्चों का वर्चस्व यानी पादरियों का है, इसको अंधयुग भी बोलते हैं। मध्य युग जो मेडिवल पीरियड है। फिर आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड, इसको आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, यानी रेनेसेंस मूवमेंट, मॉडर्न पीरियड और रेनेसेंस मूवमेंट। फिर यूनानी
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मतलब कैसे किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। तो आगे की जो वीडियो होगी इसमें हम इसमें विस्तार रूप में इस पर चर्चा करेंगे सारे पीरियड्स की। जय हिंद, जय भारत।